बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर एटम की साख्त के मुतल्लिक है, यानी एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और किस तरह उनकी तरतीब है। तो सबसे पहले एटम का तस्वर यूनानियों ने पेश किया। जैसा कि आपको पता ही है कि क़ब्ल मसीह से यूनानी जो हैं वो दानिशवार चले आ रहे हैं और उन्होंने हर फील्ड में और हर जो शोबा है उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो लाजमी रही है। तो इसमें भी सबसे पहले यूनानी फिलासफर था डेमोक्रिटस। उसने सबसे पहले एक मफरूज़ा दिया था कि तमाम मादी अशिया जो बड़ी हो या छोटी, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। यानी अगर हम छोटा करते जाएं तो ये मज़ीद छोटी होती जाती हैं और ऐसे मकाम पर जाकर पहुंचती हैं, इतने बरीक ज़रों के ऊपर जाकर ख़त्म होती हैं जो ज़रे मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। और इसीलिए लातीनी ज़बान में लफ्ज़ एटमोस जो है उसका मतलब था नाकाबिल तकसीम, जिससे एटम का लफ्ज़ निकला हुआ है। तो डेमोक्रेटस के मुताबिक कि मादा जो है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। और इसी थ्योरी को बाद में जो था वो डाल्टन ने मुतारिफ करवाया। डाल्टन की थ्योरी भी यही थी कि मादी अशिया तमाम की तमाम जो है वो छोटे छोटे ज़रों से मिलकर बनी हुई हैं जो तकसीम नहीं हो सकते। तो डाल्टन के वक़्त तक तीन जो थे वो नुकात सामने आ चुके थे जो कि डाल्टन की थ्योरी में मौजूद हैं कि मादे के जो सबसे छोटे ज़रात यानी एटम हैं वो भारी होता है एटम, और उसके बाद सख्त होता है, और उसके साथ साथ एटम जो है वो तकसीम नहीं हो सकता, जैसा कि डेमोक्रेटस ने कहा था। उसके बाद दूसरी चीज़ जो थी वो एलिमेंट का तस्वर जो था वो डाल्टन ने पेश किया था कि एलिमेंट जो होते हैं वो सब एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं। जो आज हमें पता है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे ऑक्सीजन का एलिमेंट हो, हाइड्रोजन का एलिमेंट हो, आयरन का एलिमेंट हो, वो एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा जो पास्टुलेट था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का वो था कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड यानी एक जो हमारे पास कंपाउंड है वो एटम्स जो है वो आपस में मुख्तलिफ तरीकों से मिलते हैं तो बनता है हमारे पास कंपाउंड। आज हमें पता है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से कैसे मिलते हैं। बाद औक़ात कोवेलेंट बॉन्ड से मिलते हैं, बाद औक़ात आयनिक बॉन्ड से मिलते हैं, या आपस में रेशो तब्दील करके यानी 2 और 3 या वैलेंसी की मदद से आपस में मिलते हैं। तो ये उसने 3 जो थे अपने वो थ्योरी के अंदर बातें क्लियर की थी। उसके बाद जब यहाँ तक तो ये था कि एटम जो है वो तकसीम नहीं हो सकता, एटम जो है वो एक पार्टिकल होता है और उसके अंदर जो था वो मतलब वो मजीद उनको छोटा नहीं कर सकते। लेकिन बाद में 1886 में यानी 19वीं सदी तक जो कंसेप्ट था ये पुराना कंसेप्ट था कि एटम तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे पास 19वीं स्टार्ट हो रही है तो उस वक्त एक सिद्धांत था गोल्डस्टाइन, उसने दरियाफ्त किया कि एटम के अंदर जो है वो पॉजिटिव ज़रात पाए जाते हैं। मतलब यानी एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल मजीद मौजूद हैं जो कि जिनको हम पॉजिटिव ज़रात यानी प्रोटॉन कहते हैं। और उसी के साथ एक और साइंटिस्ट था जिसने 1897 में जिसका नाम जे थॉमसन था, उसने ये बताया कि एटम के अंदर नेगेटिव ज़रात भी पाए जाते हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अब जे थॉमसन ने कैसे बताया ज़रात कहाँ पाए जाते हैं और गोल्डस्टाइन ने कैसे बताया कि ज़रात कैसे पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे जो तजर्बा पढ़ेंगे हमारे पास कैथोड रेज का आएगा। इसमें सर विलियम के बहुत से तजर्बात हैं जिसमें उसने शीशे की ट्यूब्स के अंदर जो था वो करंट गुजारा और उसी की मदद से इन 2 साइंसदानों ने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रात कैसे पाए जाते हैं। तो यहाँ तक जो था हमारे पास एटम के अंदर 2 ज़रात आ गए हैं, मतलब ये कि एटम तकसीम हो गया है, 2 चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। तो ये थ्योरी गलत हो गई जो कि डाल्टन ने और डेमोक्रेटस ने पेश की थी कि एटम जो था वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। अब एटम के अंदर 2 ज़रात एटम तकसीम हो गया। तो इस थ्योरी को हमने उस वक्त साइंसदानों ने प्लम पडिंग का नाम दिया था। प्लम पडिंग का मतलब है कि जैसे खीर के अंदर बेर पाए जाते हैं, इसी तरह एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले छोटे छोटे साख्ते हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं और उनके अंदर नेगेटिव ज़रात जो है वो नन्हे मुन्ने नेगेटिव ज़रात कहीं कहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक ये थ्योरी थी। उसके बाद जो हम बात करेंगे कि सर विलियम कॉकस एक साइंसदान था जिसने शीशे की ट्यूब्स के अंदर से जब करंट गुजारा तो उसने देखा कि छोटे छोटे ज़रात जो हैं, चमकदार किस्म के ज़रात जो हैं उसके अंदर पैदा होते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हम शीशे की ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ी सी शीशे की ट्यूब के अंदर 2 प्लेट्स लगा दी जाती हैं, प्लेटें,
और प्लेटें जो होती हैं वो किसी धातु की बनी होती हैं, कोई भी धातु हो सकती है, आप उसे आयरन या कॉपर या एल्यूमिनियम किसी चीज़ की भी धातु दे सकते हैं, लगा सकते हैं। उन शीशे की प्लेटों को हम बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। अब बैटरी के एक प्लेट को हम बैटरी के एक टर्मिनल यानी नेगेटिव से जोड़ते हैं और दूसरी जो थी धात उस के टुकड़ा जो था धात का उसको हमने बैटरी के दूसरे यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब जिस प्लेट को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसका नाम हम रखते हैं कैथोड और जिस प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको हम नाम देते हैं एनोड। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब सर विलियम क्रोकस ने करंट गुजारा तो करंट नहीं गुजरता था। फिर उसने क्या किया कि इस जो हमारे पास ये जो ट्यूब थी इसके अंदर से हवा को बाहर निकाला, हवा को वैक्यूम पंप की मदद से इसने बाहर निकाला और आम हवा को जो हमारे पास प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर और उसने 10 की पावर -4 यानी समझ लें आप कि 1/10,000 यानी एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम 10,000 टाइम्स जो है वो कम कर दें। तो उसने इतना कम प्रेशर जब उस शीशे की ट्यूब के अंदर किया या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया तो उसने देखा कि छोटी छोटी चमकदार शुआएं जो थी वो कैथोड से निकली और एनोड की तरफ हरकत करनी शुरू हो गई। और ये उस वक्त करंट गुजरा जब उसने शीशे की ट्यूब के अंदर प्रेशर कम कर दिया और वोल्टेज बढ़ा दी। अब हाई वोल्टेज के ऊपर और लो प्रेशर के ऊपर इसमें से छोटी छोटी चमकदार शुआएं जो हैं वो निकल रही हैं और उन शुआओं को सर विलियम क्रोकस ने कैथोड रेज का नाम दिया। अब ये जो शुआएं थी ये कैथोड से निकलती थी और एनोड की तरफ मूव करती थी यानी मुतहरिक होती थी, हरकत करती थी। अब सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि आखिर कम प्रेशर पर ही क्यों उसके अंदर से जो थे वो चार्ज गुजरने शुरू हुए, करंट गुजरना शुरू हो गया। तो ये बहुत सादा सा जवाब है कि जब इस धातु के अंदर हवा के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे नहीं कि आगे जो थी वो गैस के मॉलिक्यूल से टकराना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन यहीं पर खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने हवा का प्रेशर कम किया, हवा के मॉलिक्यूल्स कम किए, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए रास्ता बना और उन्होंने निकलना शुरू हो गया। और दूसरी बात है हाई वोल्टेज के ऊपर ही करंट क्यों गुजरा। और हाई वोल्टेज का जी आंसर है कि हाई वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मौजूद होंगे और यहाँ प्रोटॉन ज्यादा मौजूद होंगे यानी आपस में वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव ज़रात इधर नेगेटिव को खींचेंगे तो उस सूरत में ये जो था वो मजबूरी के लिए यानी कि मजबूर हो जाएंगे यहाँ से निकलना और यहाँ पर जमना। अब इन रेज को सर विलियम क्रोकस ने तो कैथोड रेज का नाम दे दिया। चूंकि ये कैथोड से निकली इसलिए कैथोड रेज का नाम उन्होंने तो अपनी जान छुड़ा दी और इसकी खुसूसियात भी फिर बयान की कैथोड रेज। कैथोड रेज की पहली खुसूसियात बिल्कुल सिंपल है कि ये रेज जो हैं ये कैथोड से निकलती हैं, कैथोड से बिल्कुल सामने यानी अमूदन निकलती हैं और आगे की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद ये चमकदार शुआएं होती हैं, अगर हम ट्यूब के अंदर कोई चीज सामने इनके रख दें यानी ऐसी चीज जिससे रोशनी न गुजरे तो ये सामने साया बना देती हैं यानी उस चीज का सामने साया बन जाता है यानी कि ये चमकदार शुआएं हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम ये इसमें से जाहिर करते हैं कि अगर हम इसी ट्यूब के इर्द गिर्द एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दें यानी यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट लगा दें और यहाँ और जो तीसरी खुसूसियत थी कि अगर हम इसी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर भी एक मैग्नेटिक फील्ड यानी नेगेटिव वाला प्रोवाइड कर दें कोई प्लेट और यहाँ पे कोई पॉजिटिव वाली प्लेट अगर हम प्रोवाइड कर दें तो हम ये देखते हैं कि ये जो ज़रात हैं ये पॉजिटिव की तरफ यानी ट्यूब के नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं। इससे जाहिर हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ नीचे झुक रहे हैं लिहाजा इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी खुसूसियत यहाँ से क्लियर हो गई। उसके बाद ये सीधी लाइन में हरकत करते हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये भी इनकी खुसूसियात जो थी वो बड़ी वादी थी। उसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये जो ज़रात हैं इनकी जो थी उन्होंने मतलब जो सर विलियम क्रोकस था उसने ये देखा कि ये जो ज़रात हैं ये पार्टिकल्स हैं यानी ये शुआएं भी कहा उसने और पार्टिकल्स भी थे। उसके बाद ये ज़रात जो है जितनी किस्म की मर्जी इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करें, जो मर्जी आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, जो मर्जी यहाँ पर आप गैस इस्तेमाल करें, ये ज़रात एक ही तरह के बनते हैं। और इस पे जो वर्क किया हमारे दूसरे साइंसदान जिसका नाम है हमारे पास जे थॉमसन, उसने इसके ऊपर मजीद वर्क किया कि इनकी ई और एम रेशो दरियाफ्त की कि
इनका चार्ज बटा मास रेशियो क्या है, कि इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है और मास कितना है, इसकी रेशियो उन्होंने दरियाफ्त की। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो सर विलियम क्रोकस ने ये वाली जो श्वाएं दरियाफ्त की थी असल में ये पार्टिकल थे और जिनको उसने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। यानी सर विलियम क्रोकस के एक्सपेरिमेंट से ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को दरियाफ्त किया। इसलिए सर विलियम क्रोकस का जो तजर्बा था वो पेशखैमा साबित हुआ इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त का। और उसके बाद प्रोटॉन की दरियाफ्त कैसे हुई, जिसमें गोल्डस्टाइन ने कैसे वार किया, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम बात करेंगे। फिलहाल हमारा यही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दरियाफ्त हो चुकी और उसके बाद एटम को नाकाबिल तकसीम करार न दिया गया, क्योंकि अब जो था वो एटम तकसीम हो चुका था। तो ये हमारे पास एटम की साख थी। फिलहाल जो एटम का तस्वर था वो ये था कि एटम के अंदर दो जरे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और दूसरे ये जरे जो है वो पॉजिटिव जरे जो है छोटी छोटी साख्तें हैं एटम की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं मौजूद है नेगेटिव जरा, और प्लम पुडिंग थ्योरी पेश हो चुकी थी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो थी वो प्रोटॉन की दरियाफ्त की बात करेंगे। तो वहाँ तक असल